So everyone note down, today we are going to begin correlation. Okay. Correlation is a part of statistics, we can say. It's a part of statistics. ठीक है. स्टैटिस्टिक्स एक चैप्टर को स्टैटिस्टिक्स नहीं बोलते. स्टैटिस्टिक्स के अंदर बहुत सारा सब चैप्टर्स होता है, जैसे कि मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट, मतलब बहुत बहुत कुछ, कोरिलेशन, रिग्रेशन, but there are many chapters which comes under statistics chapter topic. Okay, so out of that topic we are doing today correlation analysis. Now what is correlation? सबसे पहला चीज, correlation का मतलब होता क्या? Let me explain. See, correlation is a bivariate. ठीक है, it's a bivariate. It's not a univariate. It's a bivariate. What is the meaning of it's a bivariate? मतलब यहाँ पे दो डेटा को हम लोग यूज करेंगे, दो डेटा, और दो डेटा के बीच का डिग्री ऑफ रिलेशनशिप. ठीक है, दो डेटा के बीच का जो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या होगा वो हम कैसे मेजर कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर कॉल्ड कोरिलेशन. So what is correlation? Listen, we can say that it is a bivariate statistical method. It is a bivariate statistical method of measuring the degree of relationship between two like quantities. Okay, two like quantities. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते, मतलब दो टू लाइक क्वांटिटीज का मतलब क्या मैं बता दूं पहले नहीं. तो ये एक तरह का बाइवेरिएट है. बाइवेरिएट का मतलब दो डेटा लिख दिया है, जैसे कि हाइट एंड वेट. ठीक है, मतलब दो डेटा दिया है. सो इट्स अ बाइवेरिएट स्टैटिस्टिकल मेथड. इट इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ मेजरिंग व्हाट? डिग्री ऑफ रिलेशनशिप. मतलब ये दोनों जो लाइक डेटा है, ये दोनों डेटा के बीच में डिग्री ऑफ रिलेशनशिप कैसा है वो हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक कॉल्ड कोरिलेशन. जैसे कि हाइट एंड वेट. ठीक है, अगर मान लो किसी भी एक आदमी का अगर हाइट बहुत ज्यादा होगा तो वेट भी उसके हिसाब से ही होगा, है कि नहीं? सो अगर हम स्टैंडर्ड अगर हम देखें तो एक पर्टिकुलर आदमी का अगर एक फिजिकली फिट अगर देखा जाए, ऑब्सेस नहीं है, अगर वो मतलब ओवरवेट अगर नहीं है, तो अगर हम देखा जाए तो किसी भी एक पर्टिकुलर आदमी का अगर हाइट जिसके हिसाब से होगा उसके हिसाब से उसका वेट भी होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग वेट भी होगा. ठीक है, अगर उसका हाइट कम होगा तो उसके हिसाब से उसका वेट भी कम होना चाहिए, और अगर हाइट ज्यादा है तो वेट भी ज्यादा होगा. ठीक है, अब जैसे मान लो हम लोग ये बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ मॉनसून, अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड द सेल ऑफ अम्ब्रेला. सेल ऑफ अम्ब्रेला एंड रेनकोट्स, लेट्स से दिस. तो जितना ज्यादा रेनफॉल होगा, जितना ज्यादा तुम्हारा रेनफॉल होगा, जितना ज्यादा मॉनसून ज्यादा ड्यूरेशन के लिए होगा, ठीक है, उतना ज्यादा देखा जाए तो सेल ऑफ अम्ब्रेला बढ़ेगा. सेल ऑफ तुम्हारा जो मॉनसून, जितना भी तुम्हारा जो गमबूट्स होता है या अम्ब्रेला बोलो या तुम्हारा रेनकोट्स होता है, वो डेफिनेटली बढ़ेगा. सो जितना ज्यादा रेनफॉल होगा उतना ही वो एरिया में अमाउंट ऑफ जो सेल ऑफ अम्ब्रेला है वो क्या होगा? बढ़ेगा. सो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये रेनफॉल एंड सेल ऑफ अम्ब्रेला ये दोनों क्या है बताओ तो? कोरिलेटेड डेटा है. समझ में आया? लेकिन अगर हम ऐसे बोले कि अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड अमाउंट ऑफ फूड वी ईट, क्या ये दोनों किसी भी तरीके से रिलेटेड डेटा है? नहीं. क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि हाइट एंड द अमाउंट ऑफ फूड वी ईट? नहीं, रिलेटेड डेटा नहीं है. हाइट एंड द इंटेलिजेंस फैक्टर, क्या ये दोनों रिलेटेड है? नहीं. ऐसा थोड़ी ना कि किसी का हाइट ज्यादा होगा तो वो इंटेलिजेंट होगा, किसी का हाइट कम होगा तो वो इंटेलिजेंट नहीं होगा. नहीं. तो दैट्स व्हाई व्हाट आई मीन इज कि ये तरह का बाइवेरिएट स्टैटिस्टिकल टूल है. मतलब दो तरह का वेरिएट, हम लोग दो तरह का डेटा के बीच में जो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है, ठीक है, दोनों डेटा के बीच में जो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है वो हम लोग इस कोरिलेशन चैप्टर से मेजर कर सकते हैं. ठीक है, जैसे हाइट, वेट, जैसे रेनफॉल एंड अम्ब्रेला, जैसे इस तरह का डेटा को हम लोग मेजर कर सकते हैं. ओके, जैसे कि तुम्हारा मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड मार्क्स इन अकाउंटेंसी. यूजुअली जिसका मार्क्स मैथमेटिक्स में ज्यादा होगा उसका मार्क्स अकाउंटेंसी में ज्यादा होगा ही. ठीक है, लेकिन जिसका मार्क्स अकाउंटेंसी में ज्यादा हो उसका मार्क्स मैथ्स में ज्यादा होगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है. सो देखा गया है कि ये दोनों क्या है? रिलेटेड डेटा है. तो दो रिलेटेड डेटा के बीच का जो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर कॉल्ड कोरिलेशन. और कोरिलेशन मेजर करने का, कोरिलेशन वैल्यू निकालने का बहुत सारा मेथड होता है. एक होता है स्कैटर डायग्राम मेथड,
एक होता है कोरिलेशन कार्ल पियर्सन मेथड और एक होता है रैंक मेथड. There are three ways. There are three methods to calculate the correlation value, the degree of relationship. One is scattered diagram method. एक होता है scattered diagram method. एक होता है कार्ल पियर्सन मेथड और एक होता है रैंक मेथड. सो आज अभी तक के लिए फिलहाल हम लोग कार्ल पियर्सन मेथड करेंगे बिकॉज ये और ये सिलेबस में शायद तुम्हारा ये तो नहीं है 100%. सही है, इकोनॉमिक्स में भी है ना? यस एब्सोल्युटली, ये इकोनॉमिक्स में भी है. ओके, सो ये जो टॉपिक है कार्ल पियर्सन मेथड ये हम लोग स्टार्ट करेंगे. ओके, और याद रखना कोरिलेशन वैल्यू जो है हम लोग वो r से डिनोट करते हैं और कोरिलेशन वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1 होगा. ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा और लेस देन इक्वल टू क्या होगा 1 होगा. अगर वैल्यू r इक्वल टू 0 हो जाए मतलब दोनों डेटा के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं. ठीक है, अगर r का वैल्यू 0 हो जाए, कोरिलेशन वैल्यू अगर 0 हो जाए मतलब दो डेटा के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं. बट अगर r का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा और लेस देन इक्वल टू 1 होगा तो फिर हम बोल सकते हैं कि रिलेशनशिप कुछ ना कुछ होगा. अब देखो बहुत सारा समय ऐसा भी होता है, देखना एक बार, बहुत सारे समय ऐसा क्या चीज तो रियल नंबर है. नहीं आर रियल नंबर नहीं है, आर कोरिलेशन ना वैल्यू ना को वैसे सर वो समझ गया जो मतलब -1 सर वहां पे रियल नंबर वो नहीं ओके सर. ना सी मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो कभी-कभी क्या होता है कि दो डेटा के बीच का जो कोरिलेशन होता है वो डायरेक्ट कोरिलेशन होता है. व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट कोरिलेशन? डायरेक्ट कोरिलेशन का मतलब ये हुआ, देखना एक बार, जितना ज्यादा सपोज लेट्स से पिज्जा का सेल, पिज्जा ओके, जितना ज्यादा पिज्जा का सेल होगा उतना ज्यादा तुम्हारा कोक का भी सेल होगा उस पर्टिकुलर शॉप. अगर एक शॉपकीपर पिज्जा और कोक दोनों रख रहा है तो जितना ज्यादा पिज्जा का सेल होगा उतना ज्यादा कोक का सेल होगा, है कि नहीं? बोल सकता हूं मैं ऐसे. तो ये दोनों जो है ये डायरेक्ट कोरिलेशन है. डायरेक्ट मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक का सेल बढ़ेगा तो दूसरा का भी सेल बढ़ेगा. या हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक का सेल घटेगा तो दूसरा का भी सेल घटेगा, डिक्रीज होगा. ठीक है, मतलब इस तरह का कोरिलेशन को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कोरिलेशन. और याद रखना डायरेक्ट कोरिलेशन में जो वैल्यू होता है r का वो हमेशा पॉजिटिव होता है. सो अगर मान लो r का वैल्यू पॉजिटिव है मतलब वो कैसा कोरिलेशन है? इट इज डायरेक्ट कोरिलेशन. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट कोरिलेशन? डायरेक्ट कोरिलेशन का मतलब हो गया कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रहा है तो दूसरा वाला जो रिलेटेड क्वांटिटी है वो भी बढ़ेगा, और अगर एक क्वांटिटी घट रहा है तो दूसरा जो रिलेटेड क्वांटिटी है वो भी घटेगा. नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट मतलब एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा. कैन यू टेल मी एनी सच क्वांटिटीज लाइक दैट? कैन यू टेल मी? कोई मुझे बता सकता है इस तरह का कोई क्वांटिटी जहां पे एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा? एनीवन? इनडायरेक्ट कोरिलेशन. एक सॉफ्ट ड्रिंक का बढ़ेगा तो दूसरा सॉफ्ट ड्रिंक का घटेगा. इनडायरेक्ट कोरिलेशन. Coke and Pepsi. यस, Coke and Pepsi. हाँ ऐसे हम बोल सकते हैं बट मतलब हाँ एनी अदर एग्जांपल? एक सॉफ्ट ड्रिंक का बढ़ेगा दूसरा सॉफ्ट ड्रिंक, एक सॉफ्ट ड्रिंक का बढ़ेगा तो दूसरा सॉफ्ट ड्रिंक का घटेगा. अच्छा, और कोई और एग्जांपल? कोई और एग्जांपल बोल सकता है कोई कि इसमें और एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? कॉफी. टी एंड कॉफी. अच्छा, एक ही सर तरह अगर डोमिनोज का बढ़ेगा तो पिज्जा हट का घट जाएगा. अगर दोनों जैसे अगर वो आसपास है. तो जैसे ठंड बढ़ेगा वैसे वैसे एसी का वो सेलिंग बढ़ेगा. वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट. ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है. अगर जितना ज्यादा ठंड बढ़ेगा उतना ज्यादा एसी का सेल घट जाए. तो ये एकदम परफेक्ट एग्जांपल है इनडायरेक्ट कोरिलेशन. मतलब अगर जितना ज्यादा ठंड बढ़ेगा तो ऑब्वियसली एसी का सेल जो है वो घट जाएगा, रेफ्रिजरेटर का सेल एसी का बढ़ जाएगा सेल. हाँ वो ये तो डायरेक्ट. हाँ, जितना ज्यादा गर्मी बढ़ेगा उतना ज्यादा एसी का सेल बढ़ेगा. ये तो डायरेक्ट हो गया, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ जितना रहा है. गर्मी बढ़ेगा उतना हीटर का सेल कम हो जाएगा. हीटर का सेल कम हो जाएगा. हाँ ठीक है, इस तरह के एग्जांपल्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इनडायरेक्ट. तो इनडायरेक्ट कोरिलेशन में जो वैल्यू होता है r का वो क्या होता है? नेगेटिव होता है. सो बताओ तो नेगेटिव, अगर तुम्हारा कोरिलेशन वैल्यू नेगेटिव आ गया तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या है? उसका इंटरप्रिटेशन ये है कि जो दो डेटा है ना
जिसके बीच का तुम लोगों ने कोरिलेशन वैल्यू निकाला है वो कैसा डेटा है बताओ तो, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, समझ में? बट डायरेक्ट मतलब जहां पे कोरिलेशन वैल्यू पॉजिटिव है वो किस तरह का डेटा है बताओ तो, वो तुम्हारा उस तरह का डेटा है जहां पे एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, दे मूव इन सेम डायरेक्शन, दे डू नॉट मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इन शॉर्ट यू कैन से दिस। इज दिस क्लियर एवरीवन? और दूसरा बात, r का वैल्यू अगर नेगेटिव है -1, नॉट नेगेटिव, -1 मतलब ये परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, इसको क्या बोलते हैं बताओ तो, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि मान लो एक अगर 1 है तो दूसरा 10 है, एक 2 है तो दूसरा 8 होगा, एक 3 है तो दूसरा क्या होगा 6 होगा। ये हो गया परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, मतलब जिस रेट में ये बढ़ रहा है उस रेट में ये घट भी रहे हैं। समझ में आ रहा है बात? मतलब देखो यहाँ एक बढ़ा तो यहाँ 2 घटा, यहाँ एक बढ़ा तो यहाँ वापस 2 घटा, तो ये हो गया एकदम परफेक्ट, मतलब तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। समझ में? तो अगर कोरिलेशन वैल्यू -1 है मतलब परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, और अगर r का वैल्यू 1 है मतलब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब इस तरह का डेटा, जैसे x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 10, x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 12, x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 14। तो इस तरह का डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर r का वैल्यू 0 आ गया मतलब कोई कोरिलेशन नहीं, जैसे कि हाइट एंड द फूड अमाउंट ऑफ फूड डू वी ईट, हाइट एंड इंटेलिजेंस फैक्टर, बकवास है। हम जो अगर हम बोलेंगे कि इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। हाइट और इंटेलिजेंस में क्या रिलेशनशिप हो सकता है? कोई रिलेशनशिप हो सकता है? नहीं। समझ में मेरे बात? तो यहाँ पे r का वैल्यू क्या होगा? 0। r का वैल्यू 0 का मतलब दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ सकता है, घट भी सकता है, फिर बढ़ भी सकता है, फिर घट भी सकता है, मतलब दोनों जो डेटा है उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं। इस तरह का रिलेशनशिप को या परफेक्ट कोरिलेशन रखता है। परफेक्ट, एक परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, नेगेटिव होता है, और एक परफेक्ट पॉजिटिव होता है। परफेक्ट पॉजिटिव का मतलब हो गया नहीं समझा एक्चुअली, जैसे कि कोरिलेशन में परफेक्ट कोरिलेशन होता है, वीक कोरिलेशन होता है, माइल्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। समझ में? तो स्ट्रॉन्ग मतलब वो वैल्यू का रेंज के ऊपर डिपेंड करता है। एक काम करते हैं हम लोग, कुछ सम्स करते हैं और सम के वैल्यू से हम बताएंगे कि कैसे हम लोग वैल्यू को देख के इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये परफेक्ट है, परफेक्ट कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। हाँ बताओ सर, r = 0 को कौन सा कोरिलेशन बोलेगा? नो कोरिलेशन, नो कोरिलेशन, ठीक सर, कोई रिलेशन ही नहीं है। सर परफेक्ट मतलब जिसका वो मतलब जो रेशियो सेम होता है वैसे। परफेक्ट मतलब हो गया एकदम, मतलब दिख रहा है कि अगर एक है तो दूसरा 100, 2 है तो 200, 3 है एक तो तीसरा 300, तो ये हो गया परफेक्ट। हमको दिख रहा है कि किस रेट में बढ़ रहा है, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मतलब अब देखो ऐसा भी होता है कि एक है तो दूसरा 2, ये 2 है तो तीसरा दूसरा वाला हो गया 4, 3 है तो 5 हो गया, 4 है तो 9 हो गया, तो ये परफेक्ट नहीं है। तो ना ये परफेक्ट कोरिलेशन नहीं है। ये हाँ, ये डायरेक्ट कोरिलेशन, मतलब ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, बट ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन नहीं है। सम से क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली इसका जो ज्यादा इंटरप्रिटेशन इकोनॉमिक्स में चाहिए, मैथमेटिक्स में सिर्फ इतना ही चाहिए कि कोरिलेशन निकालना आता है, हाँ आता है, बस उतना काम चलिए। मतलब ये चीज जो है ना ज्यादातर इकोनॉमिक्स में जरूरत होगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन कैसे आएगा कि फाइंड द कोरिलेशन वैल्यू एंड इंटरप्रेट आल्सो, लेकिन मैथमेटिक्स में इंटरप्रिटेशन पे उतना ज्यादा फोकस नहीं है तुम्हारा, बस इतना फोकस है कि तुमको आर निकालने आता है या नहीं आता है, बस। ठीक है, सो लेट अस फाइंड आउट आर बाय यूजिंग कार्ल पियर्सन्स मेथड। ओके, सो इसके लिए सबसे पहले सबको बुक एक बार खोलो, वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। So let us find out correlation by using Karl Pearson's method, and let me give you the first formula. Everyone write down the first formula. I think सबको कुछ सिग्मा का मतलब तो पता है ना, सिग्मा क्या होता है बताओ तो, सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिग्मा का मतलब सम, टोटल। हाँ टोटल, सम को सिग्मा बोलते हैं, डिवाइडेड बाय ठीक है। dx का मतलब क्या है? dx इज डेविएशन। डेविएशन मतलब स्टैटिस्टिक्स में डिफरेंस को डेविएशन से डिनोट करते हैं हम लोग।
जैसे 3 और 2 का डिफरेंस क्या है वहां, 3 और 2 के बीच का डेविएशन क्या है। स्टैटिस्टिक में जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, डेविएशन वर्ड यूज करते हैं। तो देखो ध्यान से, dx का मतलब क्या है, इट इज द डेविएशन ऑफ x फ्रॉम इट्स मीन। x बार का मतलब क्या हो गया, मीन ऑफ x, और dy का मतलब क्या है, डेविएशन ऑफ y फ्रॉम इट्स मीन, रेस्पेक्टिव मीन, दैट इज y। एंड यू नो x बार इज sum of x divided by number of quantities, y bar is sum of y divided by total number of quantities we are adding। सिंपल सा चीज। now एक सम हम लोग लेते हैं और इससे हम लोग एक बार ये कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं। everyone listen, let's see sum number 3 and you all have got calculator, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैलकुलेटर से फटाफट कर सकते हो। तो मुझे तुम लोग हेल्प कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे दो डेटा है, मतलब ये किस तरह का मेथड है, स्टैटिस्टिक्स किस तरह का कोरिलेशन मेथड है, इट्स अ बाइवेरिएंट स्टैटिस्टिकल टूल, मतलब दो डेटा के बीच का हम लोग कोरिलेशन निकाल सकते हैं। तो वो एग्जांपल का सब है क्या, एक्सरसाइज। अच्छा आंसर एक बात बताओ तो, x और y को देख के एक चीज बता सकते हो कि आंसर r का नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। तो नेगेटिव, r का वैल्यू क्या आएगा बताओ तो, नेगेटिव आएगा, इतना तो पक्का पता है। क्यों बताओ तो, एक बढ़ है तो दूसरा क्या हो जाता है, तो क्या हो जाता है, दोनों उल्टा डायरेक्शन में जा रहे हैं, है कि नहीं। इतना तो हम बोल सकते हैं, बट हम देख के कैसे बोल सकते हैं कि वैल्यू क्या होगा, और निकाल क्या रहे पता है ना, दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है। समझ में आया मेरी बात, दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है वो हम निकालना चाहते हैं। अब देखो नेक्स्ट, मतलब हम r निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा dx बार और y बार। x बार का मतलब होता है सिग्मा x चाहिए पहले हम लोग को, और सिग्मा y। तो कोई बता सकता है सिग्मा x और सिग्मा y क्या है, मतलब इसका समेशन, सिग्मा x मतलब x का समेशन कितना है 15, और y का सिग्मा क्या है 25, x बार क्या हो जाएगा, it is sigma x divided by n, that is 15 by 1 2 3 4 5, और y बार हो गया sigma y divided by n, that is 25 divided by 5। इसके बाद हम लोग को निकालना होगा नेक्स्ट dx। अब dx क्या है, it is deviation of x from its respective mean, that is x bar। ठीक है, x और x बार के बीच का जो डिफरेंस है उसको dx बोलते हैं। तो what is 1 minus 3, it is minus 2, 2 minus 3 is minus 1, 3 minus 3 is 0, 4 minus 3 is 1, 5 minus 3 is 2। उसके बाद हम लोग को dy निकालना होगा। dy का मतलब क्या है, y minus y बार। y minus y बार का मतलब क्या होता है, dy। यहाँ स्पेस नहीं है, ठीक है, देखना है। तो 7 minus 5 कितना हो गया, -2, -1, 0, -1। सर 2 आएगा ना, 7 minus 2। I'm sorry 7 minus 5 2, I'm sorry 0। ये हो गया -1 और ये हो गया -2। उसके बाद मुझे एक कॉलम बनाना पड़ेगा, क्या बताओ तो, किस कौन से कॉलम बनाना पड़ेगा बताओ तो, देखिए dx और dy का प्रोडक्ट का कॉलम बनाना पड़ेगा। स्टैटिस्टिक्स का सबसे खास बात ये है कि फॉर्मूला में जो दिया है उसके हिसाब से कॉलम बनेगा। तो एक और कॉलम बनेगा जहां पे dx into dy का प्रोडक्ट होगा। dx into dy का प्रोडक्ट क्या होगा, -2 into 2 is how much, -4, -1, 0, -1, -4। मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, ठीक है, जगह नहीं है। नेक्स्ट, उसके बाद मुझे कॉलम क्या बनाना पड़ेगा बताओ तो, एक बार कौन से कॉलम बनाना पड़ेगा बताओ। यस, dx का होल स्क्वायर, मतलब जो dx है उसका होल स्क्वायर का कॉलम बनाना है। मतलब -2 का स्क्वायर 4, 1, 0, 1 और 2 का स्क्वायर 4, यहां लिखा। उसके बाद एक कॉलम बनाना पड़ेगा d² y का, मतलब इसका स्क्वायर 4, 1, 0, 1, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग r का वैल्यू निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा dx into dy
डिवाइडेड बाय अंडर रूट dx का होल स्क्वायर इंटू सिग्मा dy का होल स्क्वायर। अब बताओ मुझे dx इंटू dy का प्रोडक्ट का समेशन क्या होगा, देख के बताओ तो मुझे। dx इंटू dy का प्रोडक्ट का समेशन क्या होगा, -10 होगा शायद, चेक कर लेंगे। उसके बाद सिग्मा d स्क्वायर x क्या होगा, 10। सिग्मा d स्क्वायर y क्या होगा, 10. वो भी 10। तो ये हो गया तुम्हारा -10 divided by under root 10 into 10, that is -10 by 10, which is -1। वो होल इसका स्क्वायर मतलब- होगा कि ओनली dx स्क्वायर होगा? No, ये प्लीज मेक श्योर एवरीवन, दिस इज नॉट सिग्मा dx का होल स्क्वायर। इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है। इसका मतलब हो गया सिग्मा dx का जो रिजल्ट है उसका स्क्वायर, और इसका मतलब क्या हुआ बताओ तो, इसका मतलब होगा dx का स्क्वायर और फिर उसका समेशन, मतलब इसका स्क्वायर करके जो रिजल्ट आएगा उसका समेशन करना है। इन दोनों में डिफरेंस है। ये में सर आप होल स्क्वायर लिख दिए कहां होल स्क्वायर, सर नीचे। सॉरी आई एम सॉरी। ठीक है, एंड द आंसर इज -1। -1 का मतलब होता है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ओके, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन मतलब परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन मतलब परफेक्ट ऑपोजिट इनडायरेक्ट कोरिलेशन, मतलब ऑपोजिट साइड में जाएगा परफेक्ट इनडायरेक्ट कोरिलेशन। ठीक है, अब एक काम करो तुम लोग, एक सब खुद से करो, सर एंड दैट इज सम -1 क्या होता है समझ नहीं आया। परफेक्ट माइनस मतलब देखो r का वैल्यू तुम्हारा कोरिलेशन का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू -1। परफेक्ट नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि जो दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है ना वो इस तरह का है, जैसे x इक्वल टू 1 है तो y 7 है, 2 है तो देखो 6 है, 3 है तो 5 है। तुम देखो यहाँ पे जिस रेशियो में बढ़ रहा है ना उसी रेशियो में मतलब यहाँ पे घट भी रहा है। देखो परफेक्ट हो गया, इसीलिए इसको परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं। समझ में? परफेक्ट कोड नेगेटिव समझ में है तुमको? ओके, अब एक काम करो सब कोई, क्वेश्चन नंबर 6 इसको पहले कॉपी कर लो। आई एम गिविंग यू टाइम टू कॉपी एंड डू सम नंबर 6 जस्ट नाउ। हरी अप everyone, listen here, the answer of question number 6, not the entire answer solution but only the necessary things, like x bar is 38, y bar is 33. Everyone please check. Dx into dy is product summation is 600. 600, please check. 200 आ रहा है। No, 600 is the correct one. It means that तुम dx into dy का जो प्रोडक्ट है वो गलत लिखा है। चेक करो, मिलाओ तो एक बार। पहला वाला वैल्यू 3 आया है, फिर 12 आया है, फिर -4, फिर -5, फिर उसके बाद 360, उसके बाद फिर 234, राइट? 234 मेरा 134 अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे गलती है। 600 उसके बाद d स्क्वायर x आएगा तुम्हारा 702, यस सर। d स्क्वायर y आएगा 504, 584 आ रहा है। 584, सॉरी 584। हाँ सर मैं राइट है। अब राइट है, अब हो सर जाएगा। जो ठीक है, सर तो जो रूट का जो वैल्यू आएगा उसको मतलब हम लोग को राउंड ऑफ करना है ना? नहीं कोई राउंड ऑफ, तुम सीधा कैलकुलेटर का यूज करेगा। ठीक है, dx into dy पर रख करके नीचे जो वैल्यू आएगा ना उसको डेसिमल के बाद कम से कम उसको 3 डिजिट तक रखना, जो परफेक्ट आंसर मतलब ज्यादा प्रॉपर आंसर है। 60 डिवाइडेड 64 तो 0.9375। हाँ 640.9297 ऐसे कुछ आएगा। अब बस डिवाइड करके देख लेना क्या करते हैं। नेक्स्ट देखना एक बार सकते। नेक्स्ट, now what happens while using this formula is, sometimes what happens when you calculate x bar and y bar you get answer in decimal. Listen carefully, जब तुम लोग x bar और y bar कैलकुलेट करेगा तो बहुत समय क्या होता है कि आंसर डेसिमल में आ जाएगा। When you calculate x bar, you get answer in decimal. When you calculate y bar, you get answer in decimal. So in case if you get x bar and y bar का value in decimal, please make sure that you don't use this formula of calculations. You're not going to use this formula with the value of x bar and y bar you get in decimal. Did you get everyone? मैंने क्या बोला समझ में है सबको को? अगर x bar y bar डेसिमल में आ गया
सो डोंट यूज दिस फॉर्मूला बिकॉज तुम खुद दिमाग लगाओ कि तुम x मान लो सपोज x बार आ गया 2.98 और तुम दोनों में डिफरेंस निकालना है, कितना कॉम्प्लेक्स होगा देखो ये, ठीक है, तुम दोनों में डिफरेंस निकालना है x और x बार का, कितना कॉम्प्लेक्स यहाँ पे वैल्यूज आ जाएगा. So that's why you are going to avoid this formula if x bar y bar both is decimal or if any one is decimal. कोई एक वैल्यू डेसिमल में है फिर भी तुम मतलब x बार डेसिमल में y बार डेसिमल में नहीं है फिर भी तुम ये फॉर्मूला अवॉइड करेगा. तो फिर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? Write down the formula which you are going to use if x bar and y bar both is in decimal or any one is in decimal. At that time to calculate r the formula which you are going to use is sigma xy minus sigma xy minus sigma x into sigma y by n. You know what is n? Divided by under root. रूट के अंदर दो चीज का प्रोडक्ट आएगा, एक होगा, अच्छा दो अलग अलग रूट कर देते, एक होगा सिग्मा x square minus sigma x whole square by n into sigma y square minus sigma y का whole square by n. So you are going to use this formula if x bar y bar is in decimal, if any one or both is in decimal, both होगा तब तो नहीं, एक भी होगा तो भी नहीं लगेगा, ठीक है. तो ये फॉर्मूला अप्लाई करें, सब पेपर लिखो. तो ये There are many students who might think that कि अगर ये डेसिमल में आएगा x बार y बार तभी जाके ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं. हम लोग ये फॉर्मूला एनी केस वी कैन अप्लाई. डेसिमल में नहीं है तब तो अप्लाई कर ही सकते हैं, अगर x बार y बार डेसिमल में नहीं है फिर भी अप्लाई कर सकते हैं. थोड़ी ना रॉन्ग होगा इस फॉर्मूला से. अगर हम x बार y बार अगर डेसिमल में है और हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो रॉन्ग थोड़ी ना होगा सर, तभी भी सही. यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. ये भी फॉर्मूला को कार्ल पियर्सन फॉर्मूला ही बोलते हैं. तो मतलब अगर तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज नहीं करना, जो जो पहला फॉर्मूला था वो यूज नहीं करना है डेसिमल में. हाँ डेफिनेटली, ये तो तभी तो मैं बोल रहा हूँ ये फॉर्मूला अगर डेसिमल में x बार y बार आया, ये फॉर्मूला क्रॉस करके ये, ठीक है, समझ में. अगर कोई भी एक आया तो या x बार या y बार, मतलब अगर एक भी आया तो भी ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, दोनों आया तो यूज नहीं करना, ठीक है. क्लियर हो? अब यहाँ पे x और y क्या है, एकदम सिंपल है. जैसे मान लो हम लोग दो डेटा लेते हैं, जब x 1 होगा जब y 2 होगा तो x 3 जब y 5 होगा. लेट्स सी कितना बड़ा नहीं देते, चलो इतना ही बड़ा करते हैं, ठीक है. अब देखो ध्यान से, तो मुझे कौन से कितने कॉलम्स बनाना होगा प्लीज देखो. स्टैटिस्टिक्स में ऑल अबाउट कॉलम, तुमको फॉर्मूला देख के पता करना होगा कि कितने कॉलम्स ड्रॉ करना. तो बताओ, तो पहला कॉलम क्या है, देखिए बताओ. x स्क्वायर बना लेते हैं पहला कॉलम, उसके बाद y स्क्वायर, उसके बाद XY. करेक्ट. तो देखो ध्यान से, जो x स्क्वायर का समेशन है वो यहां पे लिखना, जो सिग्मा x है वो यहां लिखना, सिग्मा x का होल स्क्वायर है. y स्क्वायर का समेशन यहां लिखना, सिग्मा y का समेशन यहां लिखना, सिग्मा xy मतलब x और y का जो प्रोडक्ट का समेशन है वो यहां लिखना. And then you have to complete this. Is this clear to everyone? So I want everyone just now to complete sum number 9. Sum number 9 from your this book, that is OP Malhotra जो है उससे, ठीक है. और कैसे करेगा तुम लोग, इस फॉर्मूला से करेगा. ये फॉर्मूला हम कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई करने के पीछे कंडीशन है. कंडीशन इज व्हाट, x bar y bar both has to be a non decimal number. डेसिमल नहीं होना चाहिए, मतलब नेचुरल नंबर आना चाहिए. समझ में, नेचुरल नंबर ही नहीं, नेगेटिव भी अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेसिमल नहीं होना चाहिए. I hope I have made myself very clear that this formula is only applied if x bar y bar is not in decimal, and this formula is applied in any case. It can be applicable in any case you like. So please complete sum number 9 by using this formula. Start. Everyone note down.
Now what happens is sometimes the value x and y is very large. It's something like this. Let's say 939, 9899, 999. तो इस केस में अगर और ये भी मान लो 834, 833, 333, 221 सर का वैल्यू है 3 डिजिट. बट लार्ज का कोई डेफिनेशन नहीं होता. इट इज ऑलवेज अ रिलेटिव टर्म. लार्ज मेरे लिए जो लार्ज है वो तुम्हारे लिए वो स्मॉल लगे तो वो कोई बात नहीं. मतलब कहने का मतलब है कि ये फॉर्मूला को हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लो हम लोग को लग रहा है कि x और y लार्ज है तो हम x के जगह पे u और y के जगह v रिप्लेस कर देंगे. x के जगह u और y के जगह v रिप्लेस कर देंगे. तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा देखना एक बार. इसमें तुमको देखो इसलिए मैंने ये फॉर्मूला को x के जगह u और y के जगह v रिप्लेस कर दिया तो तुमको ये बताने के लिए तुमको कि इसके लिए अलग फॉर्मूला याद नहीं रखना नहीं है. You don't have to learn this formula separately because same formula में जहां पे x है वहां पे u और जहां पे y है वहां पे v को रिप्लेस कर दो. अब ये u और v क्या है? Listen. u is x minus assuming and v is y minus assuming. ठीक है? तो assuming मतलब क्या होता है पता ना तुम लोगों को? स्टैटिस्टिक्स में किया होगा क्या होता है बताओ तो assuming बीच वाला एक वैल्यू मतलब हम लोग x वाला जो डेटा है ना उसके बीच का एक वैल्यू को दे देंगे वो assuming. ठीक है? तो ये हो गया तुम्हारा तीसरा फॉर्मूला और पूरा एक्सरसाइज जो है ये 3 फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है. समझ में सबको को? हाँ सर. आई थिंक क्लियर हो गया. बस यहाँ पे u क्या है? x माइनस assuming ऑफ x और v क्या है यहाँ पे? assuming ऑफ y. बस इसके ऊपर बेस्ड तुम्हारा पूरा ये एक्सरसाइज है. एक सम तुम लोग नंबर 12 अभी कर लो. Okay, sum number 12. Everyone, do first. सर पहले वाला फॉर्मूला ही चलाना पड़ेगा. ये वाला फॉर्मूला. दिस वन. सर ये कब अप्लाई करते हैं ये वाला फॉर्मूला? अगर मान लो ये देखो पहला बात बता दे ये फॉर्मूला किसी भी केस में अप्लाई कर सकते हैं लेकिन पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई कब नहीं कर सकते जब डेसिमल में ना हो. जब डेसिमल में ना हो जब डेसिमल में हो तो बस तुम ये याद रखो. और सर a और b क्या है इसमें? assume mean of x assume mean of y. a is assume mean of x and b is assume mean टेबल of में y. हमको x और y लिखना पड़ेगा. हाँ टेबल जो बनाएंगे आप. हाँ x और y तो पहले लिखोगे तभी तो u और v निकलेगा. नहीं सर अगर u है b से सर डायरेक्ट assume mean तो सर टोटल बाई 2 करेगा ना? ना टोटल बाई 2 थोड़ी ना होता है assume mean. सर यहाँ पे जो बीच- u है वो x ही है क्या? क्या चाहिए? तो u x ही है क्या? ना ux कैसे? u हो गया ये रहा x माइनस a. हाँ हाँ समझ गया. x माइनस a क्या है? assume जैसे 890. तो सर मिडल वाला? हाँ मिडिल वाला लेना चाहिए. Everyone complete this, हाँ इसको कंप्लीट कर लेना.